नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रदेश की सरकार किसानों के उत्थान के लिए है प्रतिबद्ध। गर्मा फसलों के बीज अनुदानित दर पर कृषि विभाग द्वारा दिए जाएंगे, आवेदन दे सकते हैं किसान। समेकित खेती, मुनाफे की खेती। किसान भाइयों, कृषि विभाग लगातार प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों के उत्थान और उनके सम्मान के लिए कृषिगत अनुसंधान व्यापक तौर पर प्रदेश में किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कृषि रोड मैप को बेहतर से बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने एवं कृषि आधारित उद्योगों का वातावरण सृजित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम के 150 केंद्रों के अलावा बिहार में नैफेड सहित राज्य सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से 5000 केंद्रों के जरिए गेहूं की खरीद की जाएगी। बिहार में लगभग 25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की जाती है। इससे इस बार 84.16 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। गेहूं की खरीद एवं समर्थन मूल्य का भुगतान बिना किसी कटौती के सीधे किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन कर दिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से अपील की है कि अपनी फसल को किसान औने पौने दाम में किसी व्यापारी को बेचने के बजाय सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचें। गेहूं बेचने के लिए इच्छुक किसान अपना पंजीकरण कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर कराएं और गेहूं बेचने के लिए आवेदन ई-पैक्स पोर्टल पर करें। किसानों को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो बिहार राज्य खाद्य निगम के हेल्पलाइन नंबर 180034569194 अथवा सहकारिता विभाग की हेल्पलाइन नंबर 180018001110 पर निःशुल्क अपनी शिकायत कर सकते हैं। गर्मा मौसम 2023-24 में मूंग, उड़द, मूंगफली, तेल, सूर्यमुखी एवं संकर मक्का आदि फसलों के बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा किसानों से आवेदन मांगा गया है। इच्छुक किसान अनुदानित दर पर इन फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के डीपीटी पोर्टल http://dptagriculture.bihar.gov.in या बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों के घर तक बीज पहुंचाने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ होम डिलीवरी की भी व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। ऑनलाइन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चुनने वाले किसानों के घर तक बीज पहुंचाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 है। किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर फसल कटाई के लिए बेहतर यंत्र है। यह फसल के ऊपरी हिस्से की कटाई तो कर लेता है, लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन नहीं कर पाता। इसके लिए स्ट्रॉ रीपर एक कारगर कृषि यंत्र है, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया गया है। किसान भाइयों, केवल पारंपरिक खेती से आपको सीमित आमदनी होती है, जो बेहतर जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता। लेकिन केंद्र सरकार की खेती से संबंधित योजनाओं एवं जागरूकता से आज खेती में भी कई विकल्प सामने आ गए हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ साथ कई ऐसी तकनीकें आज किसानों के सामने हैं, जिन्हें अपनाकर किसान भाई अपना उत्पादन और अपनी आमदनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। समेकित खेती वैसी ही एक कृषि प्रणाली है। सरल शब्दों में कहा जाए तो समेकित खेती में खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे पूरे साल किसानों को आमदनी मिलती रहे। समेकित कृषि प्रणाली में किसान अपनी मुख्य फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, पशुपालन, सब्जी, फल, फूलों की खेती, मशरूम की खेती को एक साथ एक ही ज़मीन पर कर सकते हैं। समेकित खेती की विशेषता ये होती है कि खेती की विविधता में
एक तरह की खेती दूसरे उत्पादन में सहयोग कर देती है, जैसे मछली और बतख पालन एक ही तालाब में करना तथा धान के भूसे से मशरूम उत्पादन। ये किसान भाइयों की लागत कम करते हुए उनकी आमदनी के कई स्रोत पैदा कर देती है। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती हमेशा मुनाफे की खेती होती है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो स्वास्थ्य और पसंद के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। उन्नत प्रभेदों से भिंडी की खेती कर आज के दौर में कई किसान अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक पूसा सावली, पूसा पद्मिनी, अर्का अनामिका, परभ्रणिक क्रांति को भिंडी के उन्नत प्रभेद मानते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा विकसित प्रभेद पूसा 5 से भी भिंडी की खेती की जाए तो काफी बेहतर उत्पादन मिल सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। गेहूं लोकल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे एवं कुछ स्थान पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने की संभावना के मद्देनज़र किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की अगेती बुआई हेतु परभणी, क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का अवश्य ध्यान रखें। भिंडी के बीज खेतों में प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम से ज़्यादा न डालें। बसंत पंचमी की आप तमाम किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को, खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने मंडी भाव, उपकरण जो खेती किसानी को और भी आसान बनाती है, और सफलता यानी आप में से ही एक सफल किसान की कहानी, और सबसे ज़रूरी खेती किसानी के लिए मौसम संबंधी समाचार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, आज का यह अंक आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और ऐसे में बदलते हुए मौसम में अगर अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान ना रखा जाए तो उन्हें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है। तो कैसे रखें बदलते हुए मौसम में अपने पशुओं का उचित रख रखाव, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कहते हैं कि बसंत पंचमी के बाद मौसम करवट लेने लगता है और हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास भी होने लगता है, क्योंकि बसंत ऋतु में मौसम तो ज़रूर ही बदलता है। ऐसे में सवाल यह है कि बदलते मौसम में हम अपने पशुओं का रख रखाव किस तरह से करें। जी हाँ किसान भाइयों, आज का हमारा यही विषय है, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे जो पशुपालक भाई हैं तो बदलते मौसम में अपने पशुओं का रख रखाव किस तरह से करें?
देखिए, जैसे ही मौसम बदलता है तो आप देखते हैं कि मतलब अभी के कंडीशन में देखिए तो सुबह में ठंड होती है और फिर शाम में ठंड होती है, और दोपहर में जो है कि थोड़ा जो है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये सही समय होता है, जितने भी जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो ग्रो करते हैं उस दौरान। तो आपको जो है कि उस समय दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि जानवरों पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि जानवर पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि जो जितने भी विषाणु कीटाणु हैं उनका ग्रोथ जो है कि ये टेम्परेचर पे होने लगता है। जैसे आप देखिएगा कि बारिश के बाद तुरंत बहुत सारी बीमारियां होती है, उसी तरह से जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो इसके दो कारण होते हैं, क्योंकि मौसम चेंज के कारण जो है कि जानवर जो है कि स्ट्रेस में आ जाता है। ज़्यादातर होगा तो हम लोग को भी स्ट्रेस आता है, तो उसमें स्ट्रेस के कारण जो है कि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जो जितने भी जीवाणु विषाणु हैं वो इस मौसम में अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है कि अच्छा हो जाता है। इसलिए मतलब उनके लिए अनुकूल टेम्परेचर होता है, जिसके कारण जो है कि वो ग्रो कर सके। तो ज़्यादा चांसेज होते हैं क्या कि आपको कोई बीमारी, जानवरों को ज़्यादा बीमारी हो सकती है इस दौरान। इसलिए उससे बचने के लिए आप तो एक तो पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और दूसरा जानवरों को रख रखाव में भी ध्यान दें कि सुबह के समय में उनको ढंग से ढक के रखें, और दोपहर में उनको धूप थोड़ा दिखाएं। धूप दिखाने से आपको फ़ायदा होगा, और शाम में भी उनको ढक के रखें। ऐसा नहीं कि बाहर ही छोड़ दे शाम में, उससे क्या होगा उन पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और स्ट्रेस पड़ने से उनको बीमारी होने के पूरे चांसेज हैं। मौसम जब चेंज होता है सर, तो हमारे पशुओं में प्रमुख रूप से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो उनको प्रभावित करती हैं? देखिए, अगर मौसम चेंज हो रहा है आपका, तो ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं आपको जो लार्ज एनिमल में कहें या गाय भैंस इस समय कह लें, तो उनमें ज़्यादा आते हैं जो पैरासाइटिक इम्पोर्टेंस वाले डिजीज़ हैं वो आ जाते हैं, और कुछ बैक्टीरियल भी आते हैं और वायरस के भी आ जाते हैं। उसमें इस मौसम में अगर कहा जाए जो गर्मी जस्ट अभी आएगी उसके बाद उसमें पैरासाइटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो पैरासाइटिक डिजीज़ को या जो पैरासाइटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप जो है कि उनके जानवरों के शरीर पे जो है कि टिक नहीं होने दे, जो बहुत चमोकन हो जाता है वो होने नहीं दे, जिससे कि आपको वो पैरासाइटिक डिजीज़ उसको नहीं होगी। और दूसरा कि आप जो जहाँ पे आप उनको बांधते हैं वहाँ पे सफाई रखें। तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि शुरुआती तौर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि चलो गर्मी आ गया या जाड़े का मौसम आ गया है, बरसात आ गई। तो अगर इन बीमारियों से हमारा जो पशु है वो ग्रस्त हो चुका है, तो ऐसा कौन कौन सा उपचार है जिससे बचा जा सकता है? हाँ, इसके लिए देखिए खान पान सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर कहा जाए कि खान पान अगर आप रखते हैं तो आपको ढंग का मतलब अच्छा जो है ना, ज़्यादा तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, जिससे कि बीमारियां कम होती है। अगर आप देखें खान पान में, तो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ढंग से धोते हैं, उसको बॉयल करते हैं और उसके बाद खाते हैं। हम लोग जानवरों को कैसे खिलाते हैं, जानवर का जो भूसा आया बाहर से उसको सीधा सीधा खिलाते हैं, तो उनके शरीर में बीमारी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिससे कि वो बचते हैं, और वो खान पान के कारण उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए नहीं हो पाता है, वो कम बीमारियां होती हैं। तो ज़्यादातर केसेज में देखिएगा कि जानवर जो है कि ऐसे खाना छोड़ दिया, आप उसको इग्नोर करते या दूध कम गया, ये आपका प्राइमरी सिम्टम है, जिससे आपको मालूम हो रहा है कि मतलब कि कुछ तो जानवर में दिक्कत है जिसके कारण हो रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि पशुओं में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से खान पान उनको दिया जाए जिससे इम्यूनिटी बरकरार रहे, और कोई भी मौसम हो, चाहे मौसम गर्मी का हो, जाड़ा का हो, बरसात का हो, उनको बीमारी प्रभावित नहीं कर सके। इसके लिए जो है कि आपको एक हम लोग कहते हैं संपूर्ण आहार देने के लिए, तो उसमें आप देखिए कि आपको देने की ज़रूरत ज़्यादातर जो है कि किसान सोचते हैं कि हमने भूसा दे दिया, चोकर दे दिया, खाना हो गया। वो खाना नहीं हुआ, वो आपने उसको सिर्फ खाना दे, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। उसके लिए आपको उसमें जो है कि थोड़ा मिनरल मिक्सर ऐड कर दीजिए। मिनरल मिक्सर ऐड करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत जो मिनरल मिक्सर होता है, मिनरल जो है ना वो शरीर में बहुत सारे क्रियाओं को काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, और बहुत सारे क्रिया का अलग से कोई दवाई देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मिनरल मिक्सर दीजिए, और प्रोटीन देना की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन का आहार भी दाने से उतना नहीं हो पाता, कुछ सप्लीमेंट भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, लेकिन नहीं भी है तो हरा अगर जितना चारा दीजिएगा, हरा चारा क्योंकि मिलता नहीं है, अब कम मिलता है, तो अगर हरा चारा दे पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भूसे से उतना कुछ हो नहीं पाता, उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल पाता है, प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो हरा चारा देना चाहिए। मिनरल मिक्सर तो दीजिए ही, क्योंकि हो सकता है हरा चारा आपको मिले नहीं,
लेकिन मिनरल मिक्सर तो आपको मार्केट में अवेलेबल है और रोज़ देना चाहिए मिनरल मिक्सर के बिना आप मतलब बहुत मतलब समझिए कि उसके कई फ़ायदे हैं। उससे दूध बढ़ता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है सब, और ओवरऑल समझिए कि आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अगर मिनरल मिक्सर कॉस्ट जितना आप सोचते हैं कि बहुत महंगा पड़ता है, महंगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको दूध के रूप में प्राप्ति हो जाएगी या जानवर आपसे जो है कि बीमारी से बचा रहेगा। तो देखा किसान भाइयों, कितने विस्तार से डॉक्टर साहब ने बदलते मौसम में आपकी पशुओं को कोई बीमारी न हो सके इसके बारे में जानकारी दी। और ठीक भी है किसान भाइयों की मौसम कोई भी रहे, अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, जैसे खान पान में ठीक रखिएगा, साफ सफाई रखिएगा, तो पशुओं में बीमारी नहीं के बराबर होगी। और आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए तो हमारा कृषि दर्शन परिवार तत्पर रहता ही है और हम हर समय आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। पशुपालक किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे बदलते हुए मौसम में अपने पशुओं का उचित रखरखाव करें, और साथ ही आज का यह हमारा अंक भी बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि निपाह विषाणु का संचरण और बचाव कैसे किया जाए। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंजय जी। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, जब एक वैश्विक महामारी का दौर आया कोरोना, तब उसके बाद लोगों ने वायरस को बहुत करीब से जाना, चूँकि उसके पहले वायरस लोग मतलब अनजाने में जानते थे और उसी तरह से उसको भूल भी जाते थे। लेकिन वायरस को बेहतरीन तरीके से कोरोना के दौर ने ही हमें समझाया कि वायरस क्या होता है। और जब हम उससे उबर के निकले, कोरोना वायरस से जब उभरे, तब तक एक और बीमारी ने, एक और वायरस ने दस्तक दी। आपको याद होगा, आए दिन समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी रहती थी, निपाह वायरस। निपाह वायरस क्या है, कैसे आता है, क्या उसके लक्षण है, क्या उसका संचरण का माध्यम है, कैसे हम प्रभावित हो सकते हैं निपाह से, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर अंजय। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, निपाह के बारे में जो काफ़ी जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई, चूँकि उस तरह से जो कोरोना ने हमें प्रभावित नहीं किया, लेकिन बड़ा हुआ बना था इसका सर कि निपाह आ गया है, उससे भी खतरनाक है। तो क्या है निपाह वायरस का लक्षण क्या है सर, और कैसे इसका संचरण होता है मतलब मनुष्यों में? निपाह एक वायरस है जो वायरस के फैमिली पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके एक और भाई है हेंड्रा, जो अपने देश में नहीं है लेकिन वह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में हेंड्रा जो है और उसमें वहाँ जो हॉर्स है, इक्वाइंस जो है, वहाँ उनको प्रभावित करता है। जो निपाह वायरस है, ये सर्वप्रथम 1998 में मलेशिया में इसका प्रथम जो कहते हैं कि आउटब्रेक देखा गया, और अपने देश के करीब देश में बांग्लादेश पे सिलीगुड़ी में 2001 में इसका आगमन हुआ और बांग्लादेश में आगमन हुआ। और 2001 में बांग्लादेश जो बॉर्डर पर जो हमारा बंगाल का सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है और ज़िला है, वहाँ उसमें प्रथम जो मनुष्य में इसको पाया गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। दूसरा, इसका अगर हम इसके अभी तक इस बीमारी का कोई भी टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इसमें जो मृत्यु दर है मनुष्यों में खासकर, वो लगभग 70% के आसपास इसकी मृत्यु दर है। तो अगर हम इसके संचरण विधि को जानेंगे तब बचाव के लिए संचरण मार्ग को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम संचरण विधि को सही सलामत जान लेते हैं, याद रखते हैं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। संचरण विधि में हम सबसे पहले अपने पशुपालक बंधुओं को बताना चाहेंगे कि इसका जो पशुपालन में के क्षेत्र में जो सूकर पालन है, इसके लिए प्रमुख कारक है और कह सकते हैं कि एक वाहक के रूप में है। इस वायरस का जो रिजर्वायर होता है और जो कह सकते हैं जो घर होता है, वो चमगादड़ होता है।
जो फ्रुक्टिवोरस बैट वैसा चमगादड़ जो फ्रूट्स का खाते हैं, वैसे चमगादड़ों में ये वायरस निहित रहते हैं और स्थापित रहते हैं। चमगादड़ के हम अगर खान पान की विधि को जानें, चमगादड़ जो जनरली जो है ये फ्रूट्स को सेवन करते हैं, फलों को खाते हैं और खाने के बाद जो भी शेष बच जाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। ये चमगादड़ मुख्यतः ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़ पे अपना घर बनाते हैं, वहीं पे ये घर बनाते नहीं है, उसी पे निवास करते हैं और उसी वृक्ष से हम जो उसका जूस होता है, डेट पाम जूस हुआ या ताड़ का जूस जो हुआ, उसका हम लोग कच्चा सेवन करते हैं। और वो जो ताड़ का पेड़ और ताड़ का जो जूस है, ताड़ी जो है कह सकते हैं कि जो उसमें जो चमगादड़ जो है खाने के बाद जो शेष बचता है वो उसमें उससे वो के संपर्क में आता है जूस, जिसके बाद ये चमगादड़ से जो वायरस है उस ताड़ी में आता है। अगर उस ताड़ी का हम मनुष्य सेवन करते हैं तो उस बीमारी के फैलने की और हमें बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो विधि है कि अगर ये जूठन और ये जो शेष पदार्थ है चमगादड़ के खाने के बाद अगर ये फार्म में गिरा दिया गया और उसी वृक्ष के नीचे हमारा सूकर पालन के हम प्रक्रिया में अब रत हैं, माने हम लोग कर रहे हैं, सूकर पालन कर रहे हैं। और जो जैसा कि जानते हैं कि जो सूकर का जो खाने की हैबिट होता है नीचे तक खोद कर वो खाता है, लंबा जो थूथना होता है उसका, जिसके कारण वो नीचे तक खोद के खा सकता है। तो ये खाना के थ्रू जो भी जूठन है ये चमगादड़ का, उसको सूकर खाते हैं, सूकर बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद ये वायरस जो सूकरों के जितने भी शरीर का स्राव है, पसीना से लेके मूत्र मल सारे में ये वायरस बाहर आता है। और जैसा कि हम उसके खान पान और उसके साफ़ सफाई में हम लोग अगर बिजी रहते हैं और हम लोग देखभाल अगर सूकर का करते हैं तो सूकरों के संपर्क में आने से हम मनुष्यों में भी ये बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर ये हम कहें कि स्वच्छता से रहना है, अगर पशुपालन आप करते हैं तो स्वच्छता इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हमेशा हाथ धोएं, हाथ धो के ही पशुओं को खाना दें, मतलब इसमें भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो सर बाकी अगर खान पान की हम थोड़ा सा, चूँकि इस विषय से हट के ही हम कर रहे हैं कि खान पान में पशुओं में भी खान पान का अगर ये हो तो मतलब सावधानी अगर बरती जाए तो निपा वायरस से बचा जा सकता है, चूँकि पशुओं में भी होता है ना सर ये निपा वायरस। जैसे निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो बेचारे निचली श्रेणी के हैं, जो सूकर पालन करते हैं, उनको तो क्या करना चाहिए सर? दिया गया है पिग बार्किंग सिंड्रोम कहा गया है। पिग जो है आवाज़ निकालता है, बार्किंग मतलब भूखना कहते हैं कि भूखता है इसमें पिग। एक प्रमुख लक्षण है पहले के ज़माने में, जहाँ मलेशिया जैसा कि कहे कि इसका प्रथम बार ये 1998 में ये मलेशिया में हुआ था इसका, तो वहाँ बहुत सारे पिग को नष्ट कर दिया गया। जनरली हम नेचर है, कुछ जो बीमारियां हैं वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से इसका संचरण होता है। जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में वो अपने जीने की मार्ग खोजता है, वो अपना सर्वाइवलिटी के लिए एक उसको माध्यम दिया गया है। हम जनरली पशुओं में ठीक है, आप जूठन एक पशु में हो गया, दूसरे को जूठन का सेवन नहीं कराएंगे, लेकिन हमें खासकर चमगादड़ के जूठन संबंधी जो भी अवशेष बचता है उसको अगर गिराया गया है तो वहाँ हम सूकरों को आदर भोजन के लिए ना छोड़ें, या हमारा जो फार्म है वो वृक्ष के नीचे उनके खान पान की विधि संबंधी व्यवस्था ना करके रखें हों। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि निपा वायरस जिसकी चर्चा होती है खतरनाक, लेकिन बचाव अगर आप करते हैं तो आप बच सकते हैं। कितना भी खतरनाक हो, अगर आप स्वच्छ और पूरी स्वच्छता अगर रखते हैं तो स्वस्थ जरूर रहेंगे, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको बचना है हमारे विशेषज्ञ के बताए उपायों से। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे बदलते हुए मौसम में पशुओं का रखरखाव करें और साथ ही निपाह विषाणु का संचरण और बचाव कैसे किया जाए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसी ही नई और ख़ास जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त और अपना और अपने पूरे परिवार का खास ख्याल रखें। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।